हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक पावर फैक्टर जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोल पैनल जो होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर फैक्टर करेक्शन कंट्रोलर है, यानी पावर फैक्टर का जो कंट्रोलर होता है, जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो पैनल है उसका ये कंट्रोलर है। एएफसी कंट्रोल पैनल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर बैंक जो होता है उसका यूज करके कैसे जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है, और जो ये कैपेसिटर बैंक होता है क्यों यूज किया जाता है और इसके फ़ायदा क्या है, मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो है कैपेसिटर है और यहाँ पे कैपेसिटर है, और ये यहाँ पे क्या है कि 200 केवीए का क्या है कैपेसिटर बैंक है। तो इसमें एक जो कैपेसिटर है वो 25 केवीए का है। मैं आप लोग को इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कैपेसिटर जो होता है ये क्या होता है। तो कैपेसिटर जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। इसका जो इसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर होता है वो रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव लोड जो पावर होता है वो होता है। इसको हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से यूज करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर बैंक क्या होता है और ये कैसे जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव करता है, कैसे पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है। तो कैपेसिटर बैंक जो होता है वो क्या होता है, ये सिंपल सा क्या होता है कि ये बहुत से इसमें कैपेसिटर जो होता है सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करके क्या होता है एनर्जी को स्टोर करते हैं, और उस एनर्जी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है यूज होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैपेसिटर बैंक जो है उसका यूज़ मोस्टली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, या तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें वोल्टेज जो होता है, जो अगर ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा दूर जो डिस्टेंस होता है, बहुत दूर तक पावर का ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसके लिए भी उस वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है कैपेसिटर बैंक। तो इसका और भी अलग अलग यूज होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो है ये कैपेसिटर बैंक यूज हो रहा है, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें यूज किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये जो पावर कैपेसिटर जो है ये क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये कैपेसिटर बैंक जो है ये जो है क्यों यूज किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडस्ट्रीज हो गया, बिल्डिंग हो गया, या जहाँ कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वहाँ पे 3 टाइप का लोड होता है। पहला जो होता है रेजिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव लोड, तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड में जो होता है वो क्या होता है, लाइट वगैरह और आयरन हो गया, हीटर वगैरह यूज किया जाता है, जिसमें जो पावर फैक्टर होता है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन वहीं जहाँ पे इंडक्टिव लोड हो, यानी जहाँ पे वाइंडिंग लगा हो, ट्रांसफार्मर और फैन वगैरह होता है, जहाँ कहीं भी वाइंडिंग लगा है वहाँ वो जो लोड होता है इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि पावर लॉस होता है, यानी इंडक्टिव लोड में क्या होता है रिएक्टिव पावर जनरेट होता है, जो क्या होता है कि वो इक्विपमेंट में घूमता रहता है, उसका यूज नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है वो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है वेस्ट होता है, उससे क्या होता है कि पावर फैक्टर जो होता है वो ख़राब होता है। तो उसी एनर्जी को यानी रिएक्टिव जो पावर होता है उसी को जो होता है ख़त्म करने के लिए, उसको कंपनसेशन करने के लिए, उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या होता है कैपेसिटर यूज किया जाता है, जिसे वो रिएक्टिव जो पावर होता है उसको ख़त्म करके क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर बैंक है ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये जो है पैरेलल में अगर कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा कि कैपेसिटर बैंक जो है पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो है लीडिंग रिएक्टिव लोड पावर देगा, ये जो होगा लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा। लेकिन उसमें जो पावर होता है वो क्या होता है रिएक्टिव पावर होता है, और कैपेसिटर में भी रिएक्टिव पावर होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है लीडिंग होता है, और जो इक्विपमेंट्स जैसे मोटर इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें जो होता है जो रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है वो लैगिंग होता है, यानी वो माइनस का होता है, ये जो होता है प्लस का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर बैंक होता है ये क्या करता है कि इसमें जो करंट जो होता है वोल्टेज से आगे रहता है, आगे मूव करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी होता है, एसी करंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो वेव फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है, जो ट्रांसमिशन जो होता है वो वेव फॉर्म में होता है, जैसे कि आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। तो ये वेव फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो पीछे रह जाता है और करंट आगे निकल जाता है। लेकिन वहीं जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें क्या होता है कि करंट पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे हो जाता है। तो ये क्या करता है एक दूसरे को ये कंपनसेट कर देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कैपेसिटर बैंक में और जो ये इंडक्टिव लोड है इसमें दोनों का करंट और जो वोल्टेज होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी आप लोग को समझ में आया होगा कि जो
कैपेसिटर बैंक होता है, इसमें वोल्टेज जो होता है पीछे रहता है और करंट आगे रहता है। उसमें क्या होता है कि वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, कंपनसेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, क्षति का जो होता है पूर्ति कर देता है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक के पास 6 रुपया है और एक के पास कितना है 12 रुपया है, तो दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग को कितना 18 रुपया मिलता है। 18 रुपया को अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9-9 हो जाएगा। अगर 2 आदमी को बांट देंगे तो 9-9 रुपया हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक दूसरे का कंपनसेशन हो गया। उसी तरह ये काम करता है। तो ये क्या करता है, उसी तरह काम करता है। तो कैपेसिटर बैंक में अगर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कैपेसिटर बैंक से रिलेटेड कि अगर पावर को इम्प्रूव करना है, बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर बैंक या एएफसी पैनल जो होता है उसमें अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक यूज किया जाता है तो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे बोल दीजिए पैरेलल में होता है। अगर कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कैपेसिटर बैंक का जो रिएक्टिव पावर होता है वो लीडिंग होता है या लैगिंग होता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लीडिंग बोल सकते हैं। वहीं अगर कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अगर ये जो है कैपेसिटर बैंक यूज किया जाता है तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं सीरीज में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अगर इस पावर ये जो कैपेसिटर है इसको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ेगा और करेंट घटेगा, यानी वोल्टेज आगे मूव करेगा, यानी जो डायग्राम जो होगा इसमें वोल्टेज आगे जाएगा और करंट जो होगा पीछे रहेगा। तो ये नेगेटिव क्या होगा, रिएक्टिव होगा, यानी लैगिंग रिएक्टिव पावर होगा। तो इसमें क्या करें, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज होता है वो नेगेटिव ही यूज होता है, जिससे क्या होता है वोल्टेज बढ़ता है। तो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है ड्रॉप होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा करके आगे करके उसको मेकअप किया जाता है। तो इसके लिए वो सीरीज में रहता है। तो ये दोनों आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका कनेक्शन वगैरह के बारे में, पूरा फुल डिटेल से देखने वाले हैं। ये जो है आप लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग कनेक्शन देखेंगे पूरा। मैं जीरो से आप लोग को इसका कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेन इसका इनकॉमर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ये क्या है, इसमें MCCB लगा हुआ है। मेन जो पावर आ रहा है SMDP से आ रहा है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं MCCB लगा हुआ है और यहीं से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये अलग अलग सेक्शन में बस बार लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बस बार लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बस बार लगा हुआ है। फिर यहाँ पे बस बार लगा हुआ है और बस बार के थ्रू ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, दो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर और यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी 8 कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो है 8 कैपेसिटर जो है बराबर KVR का है। जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो कैपेसिटर होता है वो KVR में यूज़ किया जाता है, KVR में उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैपेसिटर का यहाँ पे पूरा रेटिंग लिखा हुआ है कि 50 हर्ट्ज पे यूज करेंगे तो कितना KVR होगा और 60 पे यूज करेंगे तो कितना KVR होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 400 वोल्टेज नीचे से लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज पे, तो 400 वोल्टेज पे यूज करेंगे तो 17.4 KVR हो जाएगा। अगर 415 पर तो 18.7 KVR हो जाएगा। ऐसे 25 KVR 480 पे जैसे आप लोग को दिख रहा है लिखा हुआ है इसका पूरा रेटिंग, और 60 पे भी अलग अलग लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज पे। तो इसका ये कैपेसिटी है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से जो पावर है ये जो है यहाँ से कनेक्टेड है और इनपुट आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो इनपुट आ रहा है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक आइसोलेटर है और ये आइसोलेटर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें HRC फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है HRC फ्यूज है और ये जो है आप लोग इसको देख सकते हैं, ये HRC फ्यूज लगा हुआ है क्योंकि इसमें जो होता है वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो ये 3 फेज आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे एक फ्यूज लगा है ये कंट्रोल के लिए। और यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं आउटपुट जो है ये जा रहा है कहाँ पे, पहले जो इनपुट आ रहा है फिर फ्यूज में, फिर यहाँ पे कंट्रैक्टर में आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कंट्रैक्टर लगा हुआ है। तो कंट्रैक्टर जो है ये स्पेशल टाइप का कंट्रैक्टर होता है जो स्पेशल यूज किया जाता है कैपेसिटर बैंक के लिए। नॉर्मल जो कंट्रैक्टर होता है उससे अलग होता है। और यहाँ से आउट होकर पावर जो है आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में जा रहा है। ये जो है ट्रांसफार्मर है और फिर ट्रांसफार्मर से आप लोग देख सकते हैं स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कंडक्टर से ऊपर गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से आउट होके ये जो है यहाँ पे कैपेसिटर बैंक में जा रहा है। तो आप लोग को दिखा होगा। तो बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन रहता है। आप लोग देख सकते हैं पहले इनपुट आ रहा है, फिर ये जो आइसोलेटर में जा रहा है, फिर आइसोलेटर से कंडक्टर में, कंडक्टर से ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से आके ये कैपेसिटर में कनेक्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन होता है। पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कंडक्टर लगा हुआ है और रिले वगैरह लगा हुआ है। ये जो है इसका कंट्रोलर है, ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन जो है उसका ये कंट्रोलर है। यही क्या करता है, पूरा जितना भी
ये कितना डिमांड है, कितना पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कितना क्या है चाहिए, कितना कंडक्टर को ऑन करना है, कितना कैपेसिटर को ऑन करना है, ये क्या करता है, यही कंट्रोलर ही इस क्या करता है, इसको कमांड देता है। तो कंट्रोलर का क्या होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है और सेट पॉइंट किया हुआ रहता है कि हम लोग को मान लीजिए कि यहाँ पे 9.5 क्या है पावर फैक्टर चाहिए। तो जितना भी इक्विपमेंट यूज होगा इंडस्ट्रीज में या कंपनी में, मान लीजिए यहाँ पे क्या है बहुत से मोटर है, तो जितना मोटर यूज होगा और जितना रिएक्टिव पावर बनेगा, जितना लॉस होगा, जितना पावर फैक्टर ख़राब होगा, क्या करेगा कंट्रोलर उतना ही इसमें से क्या करेगा कंडक्टर को ऑन करेगा। ये जो कंडक्टर है ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, ये जो कंट्रोलर है ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये क्या करेगा, जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना ही पावर फैक्टर का सेट पॉइंट रहता है कि इस बिल्डिंग का कि कितना, इस इक्विपमेंट का कितना पावर फैक्टर चाहिए, उसी के हिसाब से ये क्या करता है ऑन ऑफ करता रहता है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें कितना कैपेसिटर ऑन होगा, अगर डिमांड घटेगा तो कैपेसिटर जो होगा वो ऑफ होगा। यानी जितना जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत होगा उतना ही ऑन होगा, और जितना अगर लोड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ऑफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑटो में होता रहता है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है, क्योंकि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि जितना लोड बढ़ेगा, फिर यहाँ से आके मान लीजिए ऑन करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद लोड घट जाएगा तो फिर आके इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और अगर टाइम से ऑन ऑफ नहीं होता है तो फिर क्या होगा, पावर फैक्टर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, या हो सकता है कि कभी माइनस में भी चला जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि ये ऑटो में रहता है, जो मैनुअल में है ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी किसी कारण से अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए इसको मैनुअल में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ये क्या होता है ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक के लिए ही यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हीटर लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पैनल होता है उसमें हीटर लगा रहता है, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है उससे जो क्या होता है, मान लीजिए पैनल जो बंद रहता है तो इसमें क्या होता है मॉइस्चर वगैरह जो है हो जाता है, जिससे ख़राब होने का चांस रहता है, डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसके लिए हीटर लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फ़ैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ताकि जो ये अभी ओवर हीट हो जाता है किसी, मान लीजिए कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जब चालू रहेगा तो इसमें क्या होगा, ओवर हीट भी हो सकता है। तो इसके लिए फ़ैन लगा हुआ है, ताकि ये फ़ैन चलेगा तो इसमें जो ज़्यादा गर्म होता है तो उसको हवा आता रहे और गर्म जो है हवा बाहर जाए, तो इसके लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अभी ऑफ है, ये मेन जो है इसका कंट्रोलर है। यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है कि कितना दिखाता है कि कितना जो है कैपेसिटर ऑन है। और ये जो है इंडिकेटर है, आप लोग देख सकते हैं रीसेट करने के लिए बटन एक दिया हुआ है, और ये जो है ट्रिप का इंडिकेशन है। और यहाँ से हम लोग पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं, कंट्रोलर से लोग पूरा क्लियर देख सकते हैं कि कैसे इसका वायरिंग वगैरह के बारे में मैं बता दिया हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है या आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और